सो हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। आज के सेशन में गाइस हम लोग कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज बाय स्पेक्ट्रम। और जो ये आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी की और स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं कि भाई चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने क्या करा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड कर दिया। मार्च में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब जब ये सब चीजें यहां पर हुई तो उसके बाद फिर से एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। जो पूरा का पूरा मास मूवमेंट था वो लीडरलेस हो गया कि भाई अब क्या करा जाए। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर दो तरीके के ग्रुप्स निकल करके आए। एक वो जो कहता था कि भाई हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर, दैट इज काउंसिल्स के अंदर जाकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए, और दूसरा ग्रुप वो जो कहता था कि भैया नहीं, हमें काउंसिल्स का एबॉलिशन करना चाहिए, हमें इसकी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो ये सब चीजें यहां पर होने लगी। अब देखिए, आज के इस सेशन में हम इसी पूरे डिस्कशन को देखेंगे, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स के बारे में बात करेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि स्वराज पार्टी कैसे बनी और क्या कुछ स्वराजिस्ट ने करा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। सेशन को शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि आप सब लोगों को जान करके बहुत खुशी होगी कि इस बार अगर हम बात करें यूपीएससी 2020 रिजल्ट की, तो काफी सारे टॉपर्स जो इस बार रहे हैं, जैसे कि ऑल इंडिया रैंक सेकंड जागृति अवस्थी मैम, और इनके अलावा और भी बहुत सारे जो टॉप रैंकर्स यहाँ पर रहे हैं वो अनअकैडमी लर्नर्स हैं। अगर हम इस बार यूपीएससी 2020 रिजल्ट की बात करें तो 169 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने इस एग्जाम को क्रैक करा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम इस होली लिस्ट के अंदर आए तो आप जाकर के क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल अनअकैडमी आप लोगों के लिए स्पेशल प्राइस वीक लेकर के आया है, और जो हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं वो लोएस्ट हैं इस टाइम पर, मतलब काफी रिड्यूस्ड रेट्स पर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट यहाँ पर और मिल जाएगा। तो फटाफट से जाकर के जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लेना है फटाफट से जाकर के लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। 1 ईयर के बैचेस हैं 2022 एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज कराया जाएगा प्रीकम मेंस का। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो बैचेस हैं बायलिंगुअल और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रहेंगे, 29 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा 2023 एस्पिरेंट्स के लिए 2 ईयर के बैचेस हैं, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। एनसीईआरटी से लेकर के एडवांस लेवल तक प्री कम मेंस कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर आपकी कराई जाएगी। ये बैचेस भी बायलिंगुअल और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रहेंगे, तो फटाफट से जाकर के आप एनरोल करें, ज्वाइन करें। साथ ही साथ अगर आपको करंट अफेयर्स को लेकर के प्रॉब्लम होती है तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए वीकेंड करंट अफेयर्स बैचेस भी लेकर के आया है, जो कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा 2021 एस्पिरेंट्स के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी अनअकैडमी लेकर के आया है। तो फटाफट से जाएं, जाकर इन बैचेस के अंदर अपने आप को एनरोल करें। साथ ही साथ यहाँ पर अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी संडे कंडक्ट कराता ही है आप लोगों के लिए। तो इस बार ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 3 अक्टूबर को ये टेस्ट होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर रेफरल कोड रैंक 10। ये टेस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले प्रीलिम्स के एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करेगा। तो फटाफट से जाकर के एनरोल करिएगा, फायदा उठाइएगा। साथ ही साथ लाइव मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर है ही, जहां पर आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग सेशन, टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग और स्टडी बूस्टर सेशन देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं। तो आप जाएं, जाकर के अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। लोन की फैसिलिटी आप लोगों के लिए है, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो फटाफट से जाकर के आप अपनी प्रिपरेशन को अनअकैडमी के साथ बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। तो देखो, क्यों ये हुआ, क्या कैसे हुआ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं शुरुआत में। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। देखो, होता क्या है कि चोरी चोरा का इंसिडेंट होता है फरवरी में, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या होता है कि मार्च 1922 में अंग्रेज क्या करते हैं, गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं, गांधी जी को जेल में डाल देते हैं। जब ये चीज यहां पर होती है तो ये जो पूरे के पूरे नेशनलिस्ट होते हैं, इनके बीच में हमें एक डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है, डिसऑर्गेनाइजेशन इनके बीच में हमें देखने को मिलती है।
काफी सारे लोग तो ऐसे थे जिनका मोराल टूट गया कि भैया ये क्या हुआ, क्योंकि जैसे कि हम देख चुके हैं कि गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल रहा तो विद इन अ ईयर क्या मिल जाएगा, स्वराज मिल जाएगा। ये बात गांधी जी ने कही थी। बट यहां पर हुआ क्या कि भाई हालात काफी ज्यादा खराब थे। तो कांग्रेस के अंदर ही जो नेशनलिस्ट थे उनके बीच में एक डिबेट शुरू हो गया। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब गांधी जी ने बायकॉट प्रोग्राम दिया था, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम दिया था, तो गांधी जी ने बोला था कि हम स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, ब्रिटिश गुड्स, हर एक चीज का बायकॉट करेंगे। और यहां पर एक उस टाइम पर भी डिबेट थी अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या करना है, चुनाव में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना। तो गांधी जी ने उस टाइम पर भी कहा था कि नहीं करना। बट दैट टाइम ऑल्सो देयर वॉज अ सेक्शन दैट इज लेड बाय सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू। वो लोग चाहते थे कि नहीं, हमें यहां पर क्या करना चाहिए, काउंसिल में एंट्री लेनी चाहिए। अब क्या हुआ कि वही डिबेट फिर से शुरू हो गई। यहां पर कांग्रेस के जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो कहने लगे कि इस ट्रांजिशन फेज में अब क्या करना है भाई, ये बताओ। अब खाली हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, तो क्या करा जाए। तो एक सेक्शन जिसमें सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान हमें देखने को मिले। इन लोगों ने कहा कि देखो क्या है कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री लेनी चाहिए, हमें चुनाव लड़कर जीतकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचना चाहिए, और वहां पर जाकर के हम क्या करें कि इन असेंबलीज की जो वीकनेस है, जो रिफॉर्म्स के नाम पर लॉलीपॉप हमें पकड़ाया गया, हम इसको सबके सामने एक्सपोज करें और काउंसिल्स के अंदर रह करके पॉलिटिकल स्ट्रगल हम यहां पर करें। ऐसा इन लोगों का कहना था। कुल मिलाकर के यहां पर अगर हम बात करें तो ये लोग चाहते थे कि भाई अंग्रेजों के ऊपर काउंसिल में रह करके प्रेशर बनाया जाए कि या तो ये जो दिखावा करा है तुमने हमें रिफॉर्म देने का, हमें गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने का, इसे खत्म करो, एंड करो, या जो हम चाहते हैं, जो हमारी डिमांड्स है, उस हिसाब से हमारी इस काउंसिल प्रोग्राम को मेंड करो। ये बात इन्होंने कही कि भैया या तो बदलो या खत्म करो सीधा, ये नौटंकी नहीं चलनी। ये इनका कहना था। इनका कहना था कि जो भी नेशनलिस्ट की डिमांड्स हैं, हम अपनी डिमांड्स को क्या करेंगे, काउंसिल्स के अंदर उठाएंगे, और अगर अंग्रेज हमारी डिमांड नहीं मानेंगे तो हम वहां पर क्या करेंगे, काउंसिल के अंदर एक डेडलॉक बना देंगे, कामकाज नहीं होने देंगे, हम ये सब चीजें करेंगे। अब देखो क्या हुआ कि एक सेक्शन तो ये हो गया जो कि काउंसिल एंट्री की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा सेक्शन भी है जो कि काउंसिल एंट्री के अभी भी अगेंस्ट है। जो सेक्शन काउंसिल एंट्री को एडवोकेट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, उनको बोला गया स्वराजिस्ट। ये स्वराजिस्ट के नाम से जाने गए। और जो सेक्शन अभी भी काउंसिल एंट्री को लेकर के अपोज कर रहा था, अपोजिशन में खड़ा था, उनको बोला गया नो चेंजर्स। और इस सेक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और M.A. अंसारी जैसे कुछ लोग हमें देखने को मिले। ये जो नो चेंजर्स थे, जो काउंसिल एंट्री को अपोज कर रहे थे, इनका क्या कहना था? इनका कहना यह था कि हमें काउंसिल में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लेंगे तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, अंग्रेजों को लगेगा कि हाँ ये झुक गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अभी भी अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क जो हम काम कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए। हमें अभी भी नेशनलिस्ट स्कूल्स को बढ़ाते रहना चाहिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाते रहना चाहिए, फॉरेन गुड्स का बायकॉट हमें करते रहना चाहिए, और सरकार के साथ नॉन कॉपरेशन हमें बनाए रखना चाहिए। ये बात इन लोगों ने यहां पर कही। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक हमें आइडियोलॉजिकल स्प्लिट, या आप कहें कि यहां पर अब क्या करना है आगे, उसको लेकर के दो ग्रुप्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब क्या, फिर कैसे करा जाए? तो क्या हुआ कि देखो क्या है कि गया सेशन हुआ कांग्रेस का, ठीक है, गया दैट इज इन बिहार। तो बिहार के अंदर 1922 में सेशन हुआ गया में, और इस सेशन में यहां पर स्वराजिस्ट की जो ये डिमांड थी इसको नहीं माना गया। और अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने उस टाइम पर कांग्रेस की जो प्रेसिडेंटशिप थी इनके पास, जो सेक्रेटरीशिप थी इनके पास, उससे रिजाइन करा, और इन दोनों ने क्या करा, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी यहां पर बनाई, या जिसको हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, ये इन्होंने बनाई। सी.आर. दास इस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बने।
वन ऑफ द सेक्रेटरी, मतलब और भी लोग थे। तो ये हमें यहां पर देखने को मिला। यानी कि अगर आप देखो तो कांग्रेस के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि वही 1907 सूरत स्प्लिट वाले टाइम के क्राइसिस जैसी सिचुएशन आती हुई हमें देखने को मिल रही है। उस टाइम पर क्या था? उस टाइम पर बेसिकली ये था कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, जो यंगर जनरेशन थी, वो चाहती थी कि भाई बायकाट मूवमेंट को स्वदेशी मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया चलाया जाए, स्वराज की डिमांड आगे रखी जाए। मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत गलत हो जाएगा। तो उस टाइम पर भी आइडियोलॉजिकल स्प्लिट था, अब भी यहां पर आइडियोलॉजिकल स्प्लिट 1907 वाले हालात बन रहे हैं। और अंग्रेज इस टाइम पर खुश, अंग्रेज इस टाइम पर पूरे खुश हैं यहां पर, ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है। अंग्रेज इस टाइम पर पूरे खुश कि भैया हाँ ये तो फिर से टूटेगी कांग्रेस, अब गांधी जी जेल में बैठे हैं और ये तो आपस में लड़के ये फिर टूट पड़ेंगे। कांग्रेस खुश, कांग्रेस पूरी खुश है। बट इस बार अगर आप यहां पर देखो तो बेसिकली दोनों ग्रुप से समझदारी दिखाई। कैसे? स्वराजिस्ट की बात को सुना गया कि स्वराजिस्ट चाहते क्या है। तो स्वराजिस्ट ने यहां पर बोला कि देखो हम ऐसे ही नहीं चाहते कि हम काउंसिल्स के अंदर जाकर के एंट्री ले लें, हमारे कुछ रीजंस हैं। तो इनसे पूछा गया कि बताओ भाई क्या रीजन है तुम्हारे, क्यों चाहते हो काउंसिल के अंदर एंट्री लेना? तो स्वराजिस्ट ने यहां पर बोला कि देखो ऐसा है कि अगर हम काउंसिल के अंदर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को एक नए लेवल पर शुरू करेंगे, नए फ्रंट के साथ शुरू करेंगे। यानी कि हम अपने आप को कांग्रेस के नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम से दूर नहीं करेंगे, हम काउंसिल्स में जाकर के ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे, हम वहां पर क्या करेंगे, हम पॉलिटिकल तरीके से पॉलिटिकल फ्रंट के साथ नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को लेकर के वहां पर चलेंगे। ऐसी बात इन्होंने कही। इनका कहना था कि देखो क्या है कि फिलहाल मूवमेंट हो गया है बंद, गांधी जी हैं जेल में, तो ऐसा ना हो कि फिर से पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाए। तो इस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए, मासेस के अंदर लोगों के मास को एंथुजियास्टिक बना करके रखने के लिए, उनके मोराल को अप रखने के लिए हम क्या करना चाहेंगे, हम यहां पर ये काम करना चाहेंगे। हम काउंसिल्स के अंदर जाएंगे, वहां पर मुद्दे उठाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हां अभी भी कुछ चल रहा है, चीजें ठंडी नहीं हुई हैं। ये इनका कहना था। साथ ही साथ इनका कहना यह था कि देखो क्या है कि जो सरकार, अभी सरकार क्या कर रही है, अभी हम लोग बाहर बैठे हैं, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसे लोगों को काउंसिल्स में घुसवा रही है, ऐसे लोगों की एंट्री करवा रही है काउंसिल्स के अंदर जो कि अनडिजायरेबल है, जो कि सरकार के समर्थन में है। सरकार अभी उन्हीं को भर रही है काउंसिल्स के अंदर। अगर हम लोग जाकर के चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा कि हम पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे काउंसिल्स के अंदर जाकर के। ये बात इन्होंने कही। इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम कॉलोनियल रूल का या ये जो रिफॉर्म्स के नाम पर हमें लॉलीपॉप पकड़ाया गया इसका हम एक ऑर्गन बन जाए। ये बात इन्होंने क्लियरली कह दी। तो यहां पर क्या है, स्वराजिस्ट अपनी बात सामने रख रहे हैं, बट वही नो चेंजर्स भी थे। अब नो चेंजर्स का क्या कहना था, वो क्यों मना कर रहे थे भाई, ये भी समझो, उन लोगों की भी समझने की जरूरत है। नो चेंजर्स यहां पर कह रहे थे कि अगर आप पार्लियामेंट्री वर्क में जाओगे, आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा कंस्ट्रक्टिव वर्क चल रहा है, जो हम लोगों को तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, नेशनलिज्म के लिए, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। क्या हो रहा था कंस्ट्रक्टिव वर्क में भाई, नेशनल स्कूल्स बनाए जा रहे थे, हैंड स्पिनिंग करी जा रही थी, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा था लोगों को। साथ ही साथ यहां पर क्या हो रहा था, साथ ही साथ यहां पर लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तैयार करा जा रहा था। ये सब चीजें हो रही थी। तो नो चेंजर्स का कहना था कि अगर हम यहां पर काउंसिल में जाकर के बैठ जाएंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारा कामकाज रुक जाएगा, हम ये कर नहीं पाएंगे। और इससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो हमारी रेवोल्यूशन है, जो हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है, जो रेवोल्यूशनरी जेल है, ये कहीं ना कहीं खत्म होगी। लोगों को लगेगा कि भाई ये तो अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, ये चीज हो जाएगी। और जब आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हो तो भाई करप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पर आता है, और ये हम चाहते हैं नहीं। ये बात नो चेंजर्स ने यहां पर सामने रख दी। साथ ही साथ नो चेंजर्स ने कहा कि देखो हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहेंगे ताकि सिविल डिसोबीडियंस का जो नेक्स्ट फेज है हम उसके लिए तैयार हो सके। ये बात यहां पर बोली गई। तो अब वही चीज है कि भैया यहां पर क्या हो गया कि यहां पर एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गई दोनों के बीच में।
स्वराजिस्ट चाहते थे कि हम चले जाएं, काउंसिल के अंदर एंट्री ले लें, जा करके वहां पर एक नया पॉलिटिकल फ्रंट तैयार करें, बट नो चेंजेस नहीं चाहते थे ऐसा। वो चाहते थे कि हम कंस्ट्रक्टिव वर्क ही करते रहें। अब दोनों लेकिन एक चीज के ऊपर सहमत थे, और वो क्या चीज थी? दोनों ये चीज पर सहमत थे कि भैया 1907 जैसा सूरत में स्प्लिट जो हुआ था वैसा स्प्लिट नहीं होना चाहिए। दोनों इस चीज को लेकर के समझदार थे, रेडी थे, और दोनों चाहते थे कि भैया गांधी जी ही लीडर बने रहे, गांधी जी की लीडरशिप में ही एक यूनाइटेड नेशनलिस्ट फ्रंट तैयार करा जाए। तो गांधी जी के साथ भी बातचीत हुई कि भैया क्या करना चाहिए। शुरुआत में तो गांधी जी ने मना किया कि नहीं भाई, हमें काउंसिल में एंट्री नहीं लेनी। बट क्या हुआ कि एट द एंड सितंबर 1923 की अगर हम बात करें तो सितंबर 1923 में ये दिल्ली में मिलते हैं स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स, और एक कॉम्प्रोमाइज यहां पर होता है। और कॉम्प्रोमाइज यहां पर यह होता है कि कांग्रेस कहती है कि यहां पर हम क्या करेंगे, स्वराजिस्ट को चुनाव लड़ने देंगे, इलेक्शन लड़ने देंगे, और ये कांग्रेस का ही इंटीग्रल पार्ट बनकर के चुनाव लड़ेंगे। और स्वराजिस्ट ने भी कहा कि हां, हम क्या करेंगे, हम एंट्रीज के अंदर जाकर के, हम काउंसिल्स के अंदर एंट्री लेकर के कांग्रेस के प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाएंगे। ये बात बोल दी। यानी कि आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि यहां पर एक कॉम्प्रोमाइज हो गया दोनों के बीच में। अब ये कॉम्प्रोमाइज हो कब रहा है, टाइम देखो, सितंबर 1923 में, ठीक है। यानी कि सितंबर 1923 में ने परमिशन मिल गई कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जाओ जाकर के इलेक्शन लड़ो, चुनाव लड़ो। चुनाव कब है? चुनाव है नवंबर 1923 में। तो सिर्फ कितना टाइम है इनके पास? मुश्किल से 1 से 2 महीने का टाइम इन लोगों के पास यहां पर था चुनाव की तैयारियां करने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या है कि अब हुआ क्या। अब बारी आई अक्टूबर के मंथ की। अक्टूबर के मंथ में स्वराजिस्ट ने अपना क्या करा, इलेक्शन मैनिफेस्टो निकाला कि हम क्या करेंगे। अब उसके ऊपर बात करेंगे, उससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप हमें इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक चैनल पर जुड़ सकते हो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ उनका हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जो भी यहाँ पर अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10, तो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा, यहां पर क्या है कि जितने भी स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, जो भी यहां पर चीजें रहती हैं, उसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर पाएंगे। तो फटाफट से जाएं, जाकर के फायदा उठाएं, ठीक है। तो चलिए, अभी तक देखो क्या है। अभी तक हम यहां पर समझ गए हैं कि भाई गया सेशन में बात नहीं बनी, ठीक है। गया सेशन में हमने क्या देखा कि स्वराजिस्ट पार्टी यहां पर बन गई, नई पार्टी बना ली सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। साथ ही साथ आगे चल करके दिल्ली में सितंबर के मंथ में 1923 एक फैसला लिया गया कि चलो ठीक है, जाओ जाकर के चुनाव लड़ो, बट कांग्रेस का पार्ट ही बनकर के आप लड़ोगे। अच्छा, अभी तक अंग्रेज बहुत खुश थे। अंग्रेजों को लग रहा था कि ये तो पार्टी टूटेगी ही टूटेगी। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि देखो क्या होगा कि अभी कांग्रेस ने परमिशन दे दी है, अब गांधी जी जब जेल से छूटेंगे तो क्या होगा, वो इन स्वराजिस्ट के ऊपर चढ़ जाएंगे कि भाई तुम क्यों घुसे, तुमने क्यों एंट्री ली, तुमने क्यों मेरी बात नहीं मानी। दूसरी तरफ नो चेंजर्स को भी डांट पड़ेगी कि भाई तुमने क्यों इन्हें एंट्री लेने दी। तो अंग्रेजों को लग रहा था कि ये पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस है, ये टूट जाएगी। बट ऐसा होगा नहीं, आगे की बात आगे देखते हैं। तो देखो क्या है, सितंबर 1923 में यह तय हुआ कि जो नवंबर में चुनाव है उसके अंदर स्वराजिस्ट एंट्री लेंगे। अब एंट्री लेने से पहले चुनाव किन मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा, मैनिफेस्टो भी तो तैयार किया जाता है ना। तो मैनिफेस्टो इन्होंने निकाला। देखो आप सबको पता है मैनिफेस्टो के बारे में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है चुनाव लड़ने से पहले वो मैनिफेस्टो निकालती है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे, हम सत्ता में आएंगे, हम पावर में आएंगे, तो हम ये काम करेंगे, है ना। तो वही चीज है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो स्वराजिस्ट ने मैनिफेस्टो निकाला वो काफी हद तक एंटी इंपीरियलिस्ट था, यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। हम यहां पर क्या देखते हैं कि स्वराजिस्ट ने ये बोला कि भैया देखो क्या है कि अंग्रेज अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं और रिफॉर्म्स के नाम पर हमारे साथ धोखा करा जा रहा है। हम क्या चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहां पर बनाई जाए, और जो इंडिया के रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है,
जो अंग्रेज हमारे रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो बंद हो, ये बात हम चाहते हैं। और स्वराजिस्ट ने कहा कि हम जब काउंसिल में जाएंगे, हम जब इलेक्शन जीत करके वहां पहुंचेंगे, तो हम सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करेंगे। जो ब्रिटिश हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज होंगी जो कहीं ना कहीं गलत होंगी, हम उनका विरोध करेंगे, हम काउंसिल को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, डेडलॉक यहां पर क्रिएट कर देंगे। ये बात इन्होंने बोली। इन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भी उनका कामकाज चलने नहीं देंगे। ये बात इन्होंने बोल दी यहां पर अपने मैनिफेस्टो के अंदर। अब ये जो मैनिफेस्टो निकाला, इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद हुए चुनाव नवंबर 1923 में। अब चुनाव में क्या हुआ ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई वो अब देखेंगे कि चुनाव में हुआ क्या। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज इस टाइम पर पूरे खुश थे कि क्या है कि यहां पर अब गांधी जी जेल से बाहर आएंगे, और ये गांधी जी को जेल से बाहर कर भी देते हैं, छोड़ देते हैं कि जाओ, क्योंकि इन्हें लग रहा था गांधी जी जेल से बाहर आते ही स्वराजिस्ट के साथ भी मनमुटाव कर लेंगे, उन्हें भी डांटेंगे और नो चेंजर्स को भी डांट पड़ेगी। तो अंग्रेज क्या करते हैं, गांधी जी को हेल्थ ग्राउंड्स के बेसिस पर रिलीज कर देते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ 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 बाहर जाओ। ये इस चक्कर में थे कि होगा क्या कि गांधी जी जाकर के कांग्रेस के ऊपर बरस पड़ेंगे, डांटेंगे सबको, और ये कांग्रेस टूट जाएगी। 1907 जैसे सूरत में हालात हुए थे वैसा ही हो जाएगा, इन्हें ये उम्मीद थी पूरी की पूरी। बट ऐसा होगा नहीं। कैसे? देखो, शुरुआत में गांधी जी अपोज कर रहे थे कि भाई स्वराजिस्ट को एंट्री नहीं लेनी चाहिए, काउंसिल्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए। बट जब गांधी जी बाहर आए और उन्होंने उस टाइम पर माहौल देखा, तो गांधी जी को लगा कि नहीं, ये जो एंट्री ली है ये ठीक है। क्यों? क्योंकि काउंसिल्स के अंदर अगर हम यहां पर देखें तो गांधी जी को लगा कि अगर मैं स्वराजिस्ट को अपोज करता हूं, मैं स्वराजिस्ट के अगेंस्ट जाता हूं, कांग्रेस इनके अगेंस्ट जाती है, तो पब्लिक के ऊपर क्या ओपिनियन बनेगा। पब्लिक कहीं ना कहीं गलत समझेगी और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा भाई ये काम तो करना नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल के साथ लोगों का समर्थन मिला है, लोगों का सपोर्ट मिला है, लोगों का विश्वास मिला है, तो इस विश्वास के ऊपर खरा उतरना है। ये बात यहां पर थी। दूसरा क्या हुआ कि जो ये स्वराजिस्ट थे, जब इन्होंने नवंबर 1923 में चुनाव लड़े तो काफी अच्छी खासी सीटें इन्होंने जीती। प्रोविंशियल असेंबलीज की बात करें तो कई जगह पर इन्हें क्लियर मेजॉरिटी मिली। सेंट्रल प्रोविंसेस की अगर हम बात करें तो सेंट्रल प्रोविंसेस में स्वराजिस्ट को क्लियर मेजॉरिटी मिली। और बाकी लेजिस्लेचर्स में क्या करा इन्होंने कि जो लिबरल्स थे, जो इंडिपेंडेंट्स थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, मालविया हो गए, मदन मोहन मालविया, इन लोगों के साथ मिलकर के सरकार बना ली। देखो, मदन मोहन मालविया हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ये अलग तो यहीं से हुए थे ना शुरुआत में। जिन्ना तो बाद में जाकर के बदल जाएंगे पूरे, जब जिन्ना को पाकिस्तान का सपना दिखाया जाएगा तब ये बदलेंगे, कैसे वो तब देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये हिसाब यहां पर बना हुआ था इस टाइम पर कि क्या हुआ कि स्वराजिस्ट ने काफी अच्छे लेवल पर काम किया और काउंसिल्स के अंदर रह करके बहुत ही करेज के साथ अनकॉम्प्रोमाइज्ड मैनर में स्वराजिस्ट ने फंक्शन करा। यानी कि जो कांग्रेस का एजेंडा था उसे स्वराजिस्ट ने बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के साथ काउंसिल्स में उठाया। तो जो डर था, जो यहां पर एक माइंड में चीज थी कि कल को ऐसा ना हो चुनाव लड़ करके ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाकर के मिल जाएं, वही सिस्टम का पार्ट बन जाए, तो ऐसा हुआ नहीं। स्वराजिस्ट ने उस सिस्टम के साथ लड़ाई लड़ी, ये चीज हुआ और गांधी जी को ये चीज अच्छी लगी कि नहीं भाई ठीक है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट इस टाइम पर क्या करने लगी कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, जैसे कि हम देखेंगे कि भाई जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डिक्लाइन होगा, चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद मूवमेंट को विड्रॉल करा जाएगा, तो बंगाल, पंजाब, इन सब एरियाज में एक्सट्रीमिज्म, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दोबारा से बढ़ जाएंगी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब लोगों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, हमारे क्रांतिकारियों के बारे में हम आगे चल करके अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट इन क्रांतिकारियों को, इन एक्सट्रीमिस्ट को बहुत बड़े लेवल पर क्या कर रही थी, दबा रही थी, क्रैकडाउन कर रही थी। स्वराजिस्ट के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा था क्योंकि सरकार यहां पर फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि ये काम ही नहीं करने दे रहे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, गांधी जी ने कहा कि भैया मैं स्वराजिस्ट के साथ खड़ा हूं। यह बात गांधी जी ने बोल दी।
गांधी जी ने कहा कि हमारा पूरा समर्थन है स्वराजिस्ट के साथ। और क्या हुआ कि फाइनली जो अंग्रेज चाहते थे उसके अगेंस्ट हुआ। मैंने बताया ना, अंग्रेजों को लग रहा था कि गांधी जी को छोड़ देंगे, गांधी जी जेल से बाहर जाएंगे, जाकर के स्वराजिस्ट को भी डांटेंगे और नो चेंजर्स को भी डांटेंगे कि ये क्यों करा तुमने, हमें तो पार्ट लेना नहीं था इलेक्शन में, और कांग्रेस टूट जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। 1924 दिसंबर सेशन हुआ कांग्रेस का बेलगांव के अंदर, और यही एक ऐसा सेशन था जिसके अंदर गांधी जी ने प्रिसाइड करा, मतलब गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो गांधी जी ने इस सेशन के अंदर क्या करा, स्वराजिस्ट को कांग्रेस का इंटीग्रल पार्ट घोषित कर दिया, बोल दिया कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी और स्वराजिस्ट यहां पर ये चुनाव लड़ेंगे। ये बात गांधी जी ने यहां पर बोल दी। ठीक है, ये चीज यहां पर हुई, यानी कि एक तरीके से स्वराजिस्ट को पूरी तरीके से गांधी जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब इन स्वराजिस्ट ने क्या काम करे उसको हम आने वाले सेशन में देखेंगे कि भैया स्वराजिस्ट का क्या काम रहा, कैसे इन्होंने काउंसिल्स के अंदर जाकर के डेडलॉक क्रिएट करे, क्या कुछ काम करे, अंग्रेजों का क्या रिएक्शन था, वो सब चीजें हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये सब चीजें हम आने वाले सेशंस के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग। यहां पर देखो, जब देश आजाद हुआ ना, क्या आजाद होने को था, तो गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि जो कांग्रेस है वो पॉलिटिकल पार्टी ना बने, कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन बने, ऐसा गांधी जी चाहते थे। मतलब अब आप कंफ्यूज हो रहोगे यहां पर थोड़ा सा कि क्या मतलब हुआ इसका। तो गांधी जी क्या चाहते थे, आज की डेट पे आरएसएस को समझो, जैसे आज की डेट में बीजेपी के लिए आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का काम करती है और बीजेपी उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो गांधी जी यही चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन बनी रहे, एक संगठन बना रहे, जो लोगों के साथ जुड़ा रहे, लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, और क्या हो कि यहीं से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए और वो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव वगैरह लड़े। ये गांधी जी चाहते थे। और देख लो आज की डेट में कांग्रेस के क्या हालात है। कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी फेल हो गई। क्यों हुई फेल? क्योंकि कांग्रेस के पास ऑन ग्राउंड कोई संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। समझ रहे हो उस चीज को? भाई आज की डेट में बीजेपी इतने बड़ी पावर में है, इतने बड़े लेवल पर मेजॉरिटी में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आरएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर पीछे। जो संगठन है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राउंड तैयार करता है इन लोगों के लिए। तो गांधी जी भी यही चाहते थे। गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस एक संगठन बन के रहे, एक ऑर्गेनाइजेशन बन के रहे। बट ऐसा हुआ नहीं। तो आप देख सकते हो कि गांधी जी के विजन कितना तगड़ा था, मतलब कितना आगे की सोचते थे गांधी जी। और आज आप कांग्रेस का हाल देख ही रहे हो, पंजाब में कैसे टूट गई है इस टाइम पर। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी हालात खराब है, राजस्थान के अंदर भी हालात खराब है। क्यों है ये हालात खराब? क्यों लोगों का समर्थन कांग्रेस के पास आज की डेट में नहीं है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनके पास। ऑन ग्राउंड पर काम करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इन लोगों के पास, आरएसएस जैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो खैर चलिए, ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई, बट हाँ ये सब बातें भी डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि जो है वही नहीं पढ़ना चाहिए और एक्स्ट्रा भी बातें पढ़नी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो जरूरी है वो। तो खैर ये था गाइस आज का हमारा सेशन। आज के इस सेशन को अगर आप देखो तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात करी स्वराजिस्ट के बारे में। हमने यहाँ पर इस ग्रुप के बारे में देखा जिसमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू हमें देखने को मिले। हमने देखा कि ये लोग क्या चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि भैया काउंसिल्स के अंदर एंट्री ली जाए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हमने ग्रुप की बात करी जिसका नाम था नो चेंजर्स। जो ये नो चेंजर वाला ग्रुप था, ये क्या चाहता था? अपोज करा जाए काउंसिल्स को। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर काम करा जाए। इस ग्रुप के अंदर कौन थे? इस ग्रुप के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे। इसके बाद हमने क्या देखा कि गया सेशन हुआ कांग्रेस का। गया सेशन 1922 में यहां पर क्या हुआ कि स्प्लिट हो गया और स्वराज पार्टी यहां पर बन गई। ठीक है, स्वराज पार्टी जो ये बनी, इसके प्रेसिडेंट बने कौन? सीआर दास। सीआर दास जो है इसके प्रेसिडेंट बने। और मोतीलाल नेहरू की अगर हम यहां पर बात करें, जवाहरलाल नेहरू के फादर साहब, ये वन ऑफ द सेक्रेटरी यहां पर बने। ठीक है,
अब क्या हुआ, आगे चल करके दोनों ने एक चीज समझ ली कि भैया प्रॉब्लम है, अगर हम अलग हो जाएंगे तो फिर कांग्रेस टूट जाएगी, 1907 वाले हालात हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि सितंबर 1923 में ये डिसीजन लिया गया कि चलो ठीक है, स्वराज पार्टी जाकर के चुनाव लड़े, क्योंकि स्वराज पार्टी चाहती थी कि हम कांग्रेस के एजेंडा को ही, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को ही काउंसिल्स के अंदर उठाएंगे, हम ब्रिटिशर्स को एक्सपोज करेंगे। इसीलिए कांग्रेस ने भी ने कह दिया कि हाँ जाओ। अब क्या हुआ कि स्वराज पार्टी गई, बढ़िया तरीके से जीती है, ठीक है, मैनिफेस्टो वगैरह हमने देखा। फिर उसके बाद गांधी जी जब जेल से बाहर निकल करके आए, बेलगांव सेशन यहां पर हुआ जिसके गांधी जी प्रेसिडेंट भी थे 1924, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा, इसमें स्वराजिस्ट को अपना लिया गया। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर आज के सेशन में देखी। अब कल का जो हमारा सेशन रहेगा, इन आर टुमारो सेशन वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वर्क्स। हम देखेंगे कि स्वराजिस्ट ने ऐसा क्या काम करा कि गांधी जी इतना खुश हो गए, ऐसा क्या किया इन्होंने, तो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, यानी कि कल के सेशन के अंदर बात करेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन ये पसंद आया होगा, चीजें समझ आई होंगी। चीजें समझ आई हैं, क्लियर हुआ है सब, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें आप, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है। बाकी आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक, हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।